हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स नोट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने रैंडम वेरिएबल जो था दो पार्ट में बताया था कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है और एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने पढ़ डाला है, ठीक है ना। अब हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले हमने बताया था कि हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमें अच्छे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में ये वीडियो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर मान लो वो उस लेवल पे सोचना आ गया तो फिर छोटे लेवल पे फिर हर क्वेश्चन करना आ जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ लॉट ऑफ 10 आइटम, lot of 10 items, 4 are defective, ठीक है ना। 10 आइटम में से जो 4 हैं वो क्या है, डिफेक्टिव हैं। एंड फिर 4 आइटम आर सेलेक्टेड, ठीक है ना, आर सेलेक्टेड। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिफेक्टिव आइटम। ठीक है ना, आइटम्स। नाउ तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें देखो आइटम 4 डिफेक्टिव हैं और 4 अपने को लेने भी हैं। तो 4 डिफेक्टिव हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये देखना है कि 10 में से मुझे चुनने कितने, सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। तो सैंपल स्पेस यहाँ से बन जाएगा। क्या, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 10C4। और 10C4 को सॉल्व करो तो 210 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 10 9 × 8 × 7 4 × 3 × 2 और चलो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से ये मर गया, 3 3 9 हो गया, 21 210। यस करेक्ट, 210 ना। अब आते हैं कि डिफेक्टिव आइटम। तो हमने यहाँ पर क्या करा, लेट एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसको हमने कह दिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो हो सकता है कि डिफेक्टिव आइटम सारे के सारे निकल आए, हो सकता है एक भी ना निकले, हो सकता है एक निकल आए या 2 निकल आए। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 0, एक भी ना निकले, या फिर उन चारों में से कोई एक निकल आए तो 1 2 3 और 4। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 4 डिफेक्टिव आइटम, क्योंकि हम 4 ही आइटम निकाल रहे हैं। और मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव आइटम, 4 डिफेक्टिव आइटम हो सकते हैं। कि ऐसा निकाला तो कब बैठ गया कि चारों डिफेक्टिव निकल आए। खैर, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब मुझे देखना है 10 आइटम्स हैं भाई, 10 आइटम्स है ना। 10 आइटम्स में अगर देखा जाए तो 4 डिफेक्टिव हैं और 6 कितने हैं, फिर गुड हैं। तो 6G लिख देता हूँ, G फॉर गुड। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ x = 0 की, इसका मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, इसका मतलब सारे गुड निकले। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे गुड निकले तो 4 ही हैं, 6 में गुड हैं और 6 में से कितने निकालने हैं, 4 के चारों गुड निकाल लेने हैं। एंड 4 डिफेक्टिव हैं, उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना निकालना है। तो ये तो हो गया फेवरेबल केस। और डिवाइडेड बाई कितना, 210 या 10C4 ना, पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं 10C4। अच्छा, 6C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 है ना, 6 5 30 15, और ये तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब एक भी डिफेक्टिव ना निकले। नाउ Px = 1 की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब हुआ कि जब 4 में से कोई एक डिफेक्टिव निकल आए। तो एक डिफेक्टिव निकल आए, इसका मतलब क्या है कि 3 गुड निकलने चाहिए और क्या, एक डिफेक्टिव निकलने चाहिए। 3 गुड, तो 6 में से 3 गुड 6C3 × और 4 में से एक डिफेक्टिव यानी कि 4C1 डिवाइडेड बाई वही 10C4। इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 की वैल्यू तो भाई 4 होती है ना। 6C3 की वैल्यू कितनी होती है, 6C3 की वैल्यू होती है 6 × 4 × 5, 5 चौके 20, 20 हो जाएगी है ना, 20 और ये 210। तो कुल जमा हमारे पास 80/210 आ गया। अच्छा, P = x = 2, इसका मतलब 2 डिफेक्टिव मतलब 2 गुड और 2 डिफेक्टिव रहेंगे। तो 6C2 2 गुड और 4C2 2 डिफेक्टिव, और नीचे वही 10C4। अगर देखा जाए तो 6C2 की वैल्यू कितनी होती है,
ये हो जाएगी 15 अगेन 15 और 4C2 की वैल्यू 6, ठीक है, और नीचे 210, तो कुल मिला के 90/210 आ गया। और फिर शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा x इक्वल टू 3 डिफेक्टिव, इसका मतलब 6C(a)(1) a गुड और 4C(3) और अपॉन 10C(4), तो कुल मिला के कितना है, 6C(1) की वैल्यू कितनी होती है 6 और वो 24 और यहाँ पर 210। और फिर ऐसा हो सकता है कि p x इक्वस टू 4, चार के चारों डिफेक्टिव निकल आए, तो 6C(0) एक भी गुड नहीं, और ये हमारे पास ऐसे ना हो, और ये नीचे 210 आएगा, तो कुल मिला के सॉरी 4C(4) लिखना था मुझे, तो दोनों की वैल्यू तो 1/210 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना क्या, टेबल बना देनी है, यानी कि हमें क्या करना है, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सारी प्रोबेबिलिटीज पता होगी, तो एक x का कॉलम बनाओ और एक बनाओ px का कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया। ठीक है, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 15/210, 80/210, ठीक है। ये कितना आया 90/210, ये कितना आया 24 और 210, और ये कितना 1/, ये हमारे पास भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ दिस इज पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सही है कि गलत है, ये जानने के लिए सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने पे अगर 1 आ गया तो इसका मतलब सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नीचे 210 है, ऊपर का सम भी क्या आना चाहिए 210 आना चाहिए। करके देख लेते हैं, 90 और 80 170 हो गया, और 25 24 1 25 15 40 हो गया, 170 और 40 210, यस 210/210, सारा सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल वाइज हम अच्छे क्वेश्चन लेते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिया गया है कि x की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। मैं क्वेश्चन सीधे सीधे लिख देता हूँ कि x की वैल्यू हो सकती है -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3। अगर ये x ये वैल्यूज ले सकता है, एंड क्या दिया गया है, हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये तीनों बराबर है, ठीक। एंड एक और रिलेशन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -3, ठीक है ना, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड बराबर किसके है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 के। तो देन फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, यानी कि x बराबर -3 रखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बात तो पता है -3, -2, -1 के बराबर होगी, लेकिन होगी क्या। तो ये क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं तुमको देखो बताता हूँ, वैसे इजी है लेकिन खुद सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सॉल्यूशन सीधे लिख रहा हूँ यहाँ से, सॉल्यूशन एक चीज़ मैं ऊपर ही मान लेता हूँ। देखो ये अब सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, इसको मैं मान लूँ A लेट, इसको मैं मान लूँ B लेट, और इसको मैं मान लूँ C एज्यूम लेट, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। नाउ अब हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। अरे ग्रेटर देन 0 में कितने लोग हैं, 3 ही लोग तो हैं, 1 2 3। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो x ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है a, और 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबको माना c, तो c प्लस c प्लस c कितना हो गया 3c।
तो एक बात तो रही कि यार प्रोबेबिलिटी सी कितना आ गया, A/3 आ गया कि नहीं आ गया, ये ठीक। नाउ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, 0 से छोटे, ये फिर 3 लोग हैं, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1। अच्छा, x लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, a है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, b है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x -3 -2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी b प्लस b प्लस b, तो कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ से अगर मैं b निकालना चाहूँ तो कितना हो गया, A/3 आ गया, है ना। ओके, एंड अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली है। तो दो इक्वेशन निकल है। नाउ वी नो कि दुनिया में कोई भी सवाल हो उसमें x की जितनी सारी वैल्यूज हैं उन पे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस डॉट 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 बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अरे यार मैं डॉट डॉट क्यों लिख रहा हूँ, सुनो ऐसे ही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, हम मुझे सारी प्रोबेबिलिटीज पता है, -3 माइनस इनकी, तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसकी b, तो कितना हो गया 3b प्लस x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, a प्लस इसकी c, तो कितना हो जाएगा 3c बराबर कितना 1। ना अब हमारे पास कितना आ गया, 3b की वैल्यू रख दो A/3, तो A/3 मैं देख लेता हूँ यार फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि नहीं, अरे मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस a, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, प्लस 3 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी है A/3 और b की वैल्यू भी A/3 बराबर कितना आ गया 1, ये इससे मर गया, a बचा, तो 3a बराबर कितना आ गया, 3a बराबर 1 आ गया, और ये हमारे पास आया a की वैल्यू 1/3। अब इसको कहाँ डालो, पुट इन 1 and 2, तो a की प्रोबेबिलिटी पता ही चल गई, a यानी यहाँ पर इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/3। नाउ c की वैल्यू कितनी है A/3, a की वैल्यू कितनी 1/3 और अपॉन 3, तो कुल मिला के 1/9 आ गया, और b की वैल्यू भी कितनी है 1/3 डिवाइडेड बाई 3, तो 1/9 आ गया, यानी a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम प्रोबेबिलिटी सबकी ले सकते हैं। नाउ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें x की वैल्यू और यहाँ पर कितना px की वैल्यू लेते चले जाओ, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। बात आई समझ में, ये ऐसे कॉलम बना देते हैं हम डिजाइन, और हो गया -3 और -2 और -1 तीनों पे वैल्यू कितनी है b, और b की वैल्यू 1/9 निकल के आई है, तो 1/9 1/9 और 1/9। x इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है a की वैल्यू है 1/3, तो 1/3, और 1 to 3 पर कितना है, 1 to 3 पर है c, और c की वैल्यू कितनी है 1/9, तो अगेन 1/9 1/9 और 1/9, और सबको जोड़ो, देखो 1 आ भी रहा होगा, क्यों, इन 3 को जोड़ो तो 3/9 आ जाएगा, यानी 1/3, इन 3 को जोड़ो तो 3/9 1/3, तो 1/3 1/3 और 1/3, तो 3/3 दैट इज 1। इन सबका सम कितना आ रहा है 1, इसका मतलब अपने अच्छे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करिए, करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से हैंडल करने में मुश्किल हो जाती है, फर्स्ट टाइम अपन कर रहे हैं तो, लेकिन ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर लिया तो अब कैसे भी घुमाए अब आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसी फंडे से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं और उसको आप लोग करो, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट, और क्वेश्चन किधर गया, मैं लिख के लाया था, 1 मिनट है, और याद करता हूँ कि लेट x कैन
टेक वैल्यूज x1, x2, x3, x4, ठीक है ना, such that 2 times of p of capital X equals to x1 equals to 3 times of probability of x equals to x2 equals to probability of x equals to x3 और प्लस 5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x4। एक ये रिलेशन दिया गया है प्रोबेबिलिटीज के बीच में, जो x की वैल्यूज ये हो सकती हैं। तब फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें सबसे कम पंगा हो उसकी किसी एक प्रोबेबिलिटी को कुछ मान लेते हैं, ऐसे कुछ तो मानना पड़ेगा भाई, रिलेशन दिया गया है। तो फिर सॉल्यूशन में जाते हैं। देखो हमने क्या कहा, मैंने कहा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x3, क्योंकि इसमें कोई भी सामने नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इस वजह से इसको हम मान लेते हैं स्मॉल p, ये हमने मान लिया लेट। सो हमारे पास फिर ये सारे बराबर है, अब एक एक करके बराबर ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x1 बराबर कितना हो गया, इसके बराबर है, तो मैं इसके p कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू x1 किसके बराबर हो गया, p बाई 2 के बराबर हो गया। उसी तरह जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो p अपॉन 3 आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x2 कितना आ जाएगा, p बाई 3 आ जाएगा। और फिर इसको इससे कंपेयर करोगे तो p बाई 5 आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x4 ये कितना आ जाएगा, p बाई 5 आ जाएगा। अब ये निकल गया। अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है। अगर p पता चल गया तो सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो उसके लिए हम बिल्कुल ऊपर का नियम यूज करेंगे। ऊपर का नियम मतलब प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बड़ा नियम है, दैट इज कि सारी x की जो वैल्यूज ले सकता है ना, उन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो तो 1 आना चाहिए। एंड वी नो, फिर से वही गाथा लिखेंगे क्या, कि वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x4, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, p। अरे x1 की वैल्यू p कैसे यार, एक मिनट, अच्छा हाँ, x1 की वैल्यू कितनी है, p बाई 2, तो यहाँ पर यानी कि p बाई 2 प्लस x2 पर कितना है, p बाई 3 प्लस x3 की वैल्यू हमने मान ही रखी है कितनी, p, और फिर x4 की वैल्यू है p बाई 5। इन सबका सम कितना होना चाहिए, 1। अब देखो p निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एलसीएम ले लो, 15 दूनी 30 एलसीएम आएगा, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 15p प्लस 10p प्लस 30p और प्लस 6p डिवाइडेड बाई 30 बराबर कितना, 1। तो इसका मतलब 30, 15, 45, 10, 55, 6, 61, 61 आ गया है ना। तो 61p इक्वल्स टू कितना, 30। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, p की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 61। बस अगर ये आ गया सो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x1 कितना आया, p बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू p, और p की वैल्यू कितनी है, ये मरने के बाद 15/61। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 है p बाई 3 यानी 1/3 इंटू p, तो ये कटने के बाद 10/61। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x3 को हमने मान ही रखा था p, और p पता है, तो ये कितना 30/61। और एक और नीचे लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x4 जो कि आ जाएगा 1/5 इंटू 30/61। कटने के बाद कितना बचेगा, 5 छक्के 30, 6/61। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूँ यार, फ्रेम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और उसके नीचे क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या ले सकता है, x1, x2, x3, x4, ठीक है। ये
ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x1 रखा तो x1 पे वैल्यू कितनी आई, 15/61, 15/61। x2 अगर वैल्यू रखा तो 10/61। x3 अगर वैल्यू रखा तो 30/61, और फिर लास्ट में x4 रखा तो 6/61 हो गया, 6/61। और ये रहा हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आंसर आ गया, और ये सही है कि गलत है जोड़ के देख लो, न्यूमरेटर 61 आना चाहिए। तो 30, 45, 55, 66, 61/61 आ गया। तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। तो आज हमने 3 ही क्वेश्चन लिए, लेकिन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ में आ गए और ऐसे क्वेश्चन में दिमाग दौड़ने लगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लगभग कोई क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी बातचीत करते हैं अपन नेक्स्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।